माना ए और बी दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, जो u1 और u2 एक से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। दोनों के बीच क्या होता है, टक्कर होता है। जब वस्तु A तेज गति से चलती होगी अर्थात u1 जब बड़ा होता है u2 से, तो दोनों के बीच क्या होता है, संघट्ट होता है। अर्थात जब दोनों आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात जो वस्तु B है वह तेज गति से चलने लगता है, अर्थात इसका वेग क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु A v1 वेग से और वस्तु B v2 वेग से चलने लगती है। अब हम ये देखते हैं कि संघट्ट के पहले का क्या संवेग था। चूंकि यह प्रत्यास्थ संघट्ट है तो प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, जो संवेग होता है और गतिज ऊर्जा दोनों ही क्या होती है, आपस में संरक्षित होती है। अर्थात ना तो संवेग बदलता है और ना ही गतिज ऊर्जा बदलती है, दोनों चीजें जैसा रहा शुरू में वैसे ही होता है। तो हम देखते हैं कि संघट्ट के पहले इसका संवेग कितना है और संघट्ट के बाद इसका संवेग कितना है। दोनों के संवेग को निकाल कर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखते हैं संघट्ट के पूर्व। सबसे पहला काम है हमारा संघट्ट के पूर्व। अगर मैं संघट्ट के पूर्व की बात करता हूं तो A का संवेग, इसका संवेग A का, कौन सा A मतलब वस्तु A बोले या पिंड A, तो पिंड A का संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका द्रव्यमान कितना, m1 और इसका वेग कितना, u1। तो यदि मैं A का संवेग बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, m1 u1 और B का संवेग कितना हो जाएगा, m2 u2। अगर मेरे को क्या निकालना है, कुल निकालना है, क्या निकालना है, कुल, तो दोनों को जोड़ूंगा। A का संवेग इज इक्वल टू m1 u1, ऐसे ही B का संवेग। अगर B के संवेग की बात करेंगे तो हो जाएगा m2 u2। संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, संघट्ट के पूर्व क्या निकालना है, कुल संवेग। तो कुल संवेग की मैं बात करूं तो कुल मतलब दोनों का योग। इस तरीके से m1 u1 प्लस m2 u2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि संघट्ट के बाद हमारा संवेग कितना हो जाता है। तो संघट्ट के बाद का संवेग निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं संघट्ट के बाद या संघट्ट के पश्चात। अगर संघट्ट के पश्चात की बात करें तो A का संवेग कितना होगा, A का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग और ऐसे ही B का संवेग m2 v2। अब हमको देखना है कुल संवेग, कुल संवेग। अगर हम कुल संवेग की बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2। अब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, चाहे रेखीय संवेग संरक्षण होगा और चाहे संवेग संरक्षण होगा, संवेग संरक्षण के नियम से। तो जो संवेग संरक्षण का नियम है वह यह कहता है कि प्रारंभ में जो संवेग था वही संवेग अंतिम के संवेग के बराबर होगा, अर्थात संवेग संरक्षित होगा। तो संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर होगा संघट्ट के बाद के कुल संवेग, संघट्ट के पश्चात कुल संवेग। अब यहाँ पर हमने देखा कि संघट्ट के पहले का संवेग कितना, m1 u1 प्लस m2 u2। इसी तरीके से उसके बाद का संवेग कितना, m1 v1 प्लस m2 v2। अब मेरे 1 और 2 को एक साथ रखना है, 1 को एक तरफ और 2 को एक तरफ। तो ये 1 वाला है, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं और ये 2 वाला है, उसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो कितना हुआ, m1 u1 माइनस m1 v1। यहाँ है m2 v2 माइनस m2 u2। कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन है m1। यहाँ पे मिलता है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन है m2 v2 माइनस u1, इक्वेशन नंबर 3। अभी ये संवेग हो गया। अब अपन निकालेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक, तो सबसे पहले इतना देखो, कुल गतिज ऊर्जा में एक ही बार में निकाल दूंगा। पहले एक की गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। लेकिन मेरे पास m के बदले क्या है, m1 है और b के बदले क्या है, u1। तो यहाँ पर केवल मान चेंज हुआ है, वही फॉर्मूला हमारा 1/2 mv² ही है, लेकिन m के बदले हमने क्या रखा, m1 रखेंगे और b के बदले क्या रखेंगे, u1। दूसरी बार b के बदले क्या हो जाएगा, u2। m2 और u2 स्क्वायर, फॉर्मूला यही रहेगा। तो हम कुल निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा। तो ये बताओ कुल गतिज ऊर्जा,
तो क्या होता है गतिज ऊर्जा पहले A का और प्लस B का, दोनों का कुल करना जाएगा। तो A का कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, B का कितना होगा 1/2 m2 u2 स्क्वायर। कुल मतलब जो हमने जोड़ दिया, ये संघट्ट के पहले का हो गया। अब संघट्ट के बाद का, संघट्ट के बाद केवल क्या अंतर है मेरे पास, u1 और u2 बदल गया v1 और v2। इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे संघट्ट के बाद या संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। अब कुल गतिज ऊर्जा इसकी भी बात करें तो वही 1/2 m1, पहले का वेग क्या है v1, ये हो गया, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पर जब संवेग संरक्षित रहा, इसका मतलब हमारे पास गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, संरक्षित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, और बराबर में आएगा संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। दोनों के ऊर्जाओं को क्या कर लेते हैं बराबर, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है यहाँ पे। अब देखते हैं 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1/2 को एक तरफ कर लो और m1 को भी, मतलब जो 1 वाला पद है सब एक तरफ और 2 वाला पद दूसरी तरफ है ना। तो देखते हैं अपन m1 u1 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2 m1 v1 स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या है मेरे पास 1/2 m2 v2 स्क्वायर, माइनस ये चला जाएगा 1/2 m2 into u2 स्क्वायर। अब कुछ ये कॉमन है हमारे पास, कुछ ये क्या हमारे पास कॉमन, उसको कॉमन निकालो। 1/2 कॉमन है, इसके साथ ही क्या है m1, क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचता है m1 into u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 into v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पर क्या बना इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 था फिर है ना, थर्ड नंबर, उससे डिवाइड करेंगे। अब हम क्या काम कर रहे हैं, समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 3 से भाग करेंगे। जब हम भाग रहे हैं पहले पक्ष का भाग पहले पक्ष में और दूसरे पक्ष का दूसरे पक्ष में, इस प्रकार से पहला पक्ष यहाँ पर है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 यहाँ पर भी था u1 माइनस v1। दूसरे पक्ष में क्या होगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u। ठीक है, अब कुछ देख रहे हैं, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, क्या बचता है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मतलब मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या कह सकते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। इसका मतलब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये बनेगा u1 माइनस v1 इनटू u1 प्लस v1, ये बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इनटू u2 प्लस u1 प्लस v1, डिवाइड में क्या है u1 माइनस v1। ठीक, ऐसा ही यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू v2 माइनस u2 इनटू v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। हमारे पास क्या बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u। अब u को एक साथ कर लेते हैं, u को हम एक साथ कर लेते हैं इस तरीके से ट्रांसफर करके, तो ये हो गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये जो कहलाता है, यह कहलाता है पास आने का अपेक्षित वेग। जो दो वस्तुएं हैं हमारे पास, तो यह इसके पास आ रहा है, उसका अपेक्षा वेग कितना था, ये कहलाएगा पास आने का अपेक्षित वेग। और जब टक्कर, दोनों के बीच जब टक्कर होता है उस कंडीशन पर हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा दूर जाने का अपेक्षित वेग। अब इसको लिख सकते हैं कि पास आने का बराबर होता है दूर जाने के अपेक्षित वेग, दूर जाने का अपेक्षित। तो पास आने का अपेक्षित वेग दूर जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है।
मैंने क्वेश्चन में ये बताया था, क्या आ सकता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी वस्तु के लिए प्रत्यास्थ संघट होने पर पास आने का अपेक्षित वेग दूर जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है। हमने ये चीज